जूही अंसारी मर्डर केस। दिल्ली के एक इलाके में कचरे के ढेर पर पड़ा एक बॉक्स और उसमें रखी एक लड़की की लाश के 7 अलग अलग कटे हुए टुकड़ों की एक खौफनाक कहानी, जिसने कि उस दिन सारे के सारे रिश्तों और इंसानियत को एक ही पल में शर्मसार करके रख दिया था। जरा आप ही सोचो, वह इंसान किस हद तक बेरहम होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, और एक कार्टून बॉक्स में बंद उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसके साथ उस वक्त दिल को कचोट देने वाली यह घटना हुई होगी। तो दोस्तों, कुछ देर के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए रिश्तों का गला घोट देने वाली इस कहानी को सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द क्राइम बुक के इस चैनल पे। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और मेरी इस कहानी को सुनने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। यह कहानी भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली की है। दिल्ली में सरिता विहार नाम से रिहायशी इलाका है। इस इलाके के आसपास काफ़ी सारे प्लॉट खाली पड़े होते हैं। अधिकतर जगहों की तरह इन खाली पड़े प्लॉट पर भी जमकर कूड़ा कचरा और गंदगी पड़ी होती है, और इन्हीं में से एक प्लॉट पर तो कचरे का एक बड़ा सा ढेर होता है। 21 जून सोमवार के दिन सुबह सुबह जब सरिता विहार के उन कचरों के ढेर के आसपास से लोग गुजरते हैं तो वहां से उन्हें एक बड़ा सा बंद कार्टून बॉक्स और एक प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कचरे के ढेर पर इस तरह की चीज़ें पड़ना तो एक नॉर्मल सी बात है। तो जी हाँ, यह नॉर्मल सी बात तो है, लेकिन आसपास से गुजरते हुए सभी के सभी लोगों को उन बॉक्स में अजीब सी बात तो यह लगी थी। उन बॉक्स से कुछ अलग ही तरह की स्मेल आ रही थी, जो कि उन लोगों के जहन में कुछ बेचीदे से सवाल खड़े कर रही थी। और कुछ ही देर में वह सवाल आखिरकार उन लोगों को पुलिस को कॉल करने पर मजबूर कर ही देती है। अब कुछ ही मिनट के अंदर सरिता विहार थाने की पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार इन बंद बॉक्स में ऐसा क्या है जो अजीब सी बदबू आ रही है। चंद मिनटों में ही पुलिस उस कार्टून बॉक्स को खोलती है और जैसे ही उन्हें अंदर का नज़ारा दिखाई देता है, सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वहाँ पे मौजूद आसपास खड़ी भीड़ तो वो मंजर देखकर दूर ही भागने लग जाती है। दरअसल कचरे का ढेर पर पड़े उन बॉक्स में एक लाश भरी हुई होती है, और लाश भी कोई नॉर्मल लाश नहीं बल्कि 7 टुकड़ों में कटी हुई और प्लास्टिक और चावलों की बोरियों में पैकिंग करके उसे उस ढेर पर फेंका गया था। और उस लाश के हाथ, पैर, सर और धड़ सब अलग अलग थे। सर और दोनों हाथ एक बैग में बंद थे और बाकी के कटे हुए धड़ और पैर वाले हिस्से एक कार्टून बॉक्स में थे और इस तरह फेंके गए थे जैसे किसी ने कोई कूड़ा कचरा किसी ढेर पर फेंका हो। अब पुलिस लाश को पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा इतना खराब हालत में था कि उसे उसके चेहरे से पहचाना तो शायद नामुमकिन सा था। लेकिन हाँ, बॉडी से पुलिस इतना ज़रूर पता लगा लेती है कि यह लाश किसी लड़की की है। सबसे पहले तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या कोई इस लाश को पहचानता है, लेकिन पहचाना तो दूर की बात है, लोग तो उसे देखकर ही दूर भाग रहे थे, क्योंकि वह लाश दिखने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। यहाँ तक कि पुलिस वालों के भी यह सब देखकर हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी एक इंसान ही है। लेकिन क्या करे, वर्दी के खातिर उन्हें मजबूरन उस लाश को बाहर निकालना ही पड़ता है। अब तो यह साफ था कि मामला कत्ल का है, इसलिए पुलिस लाश को उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद अपनी तफ्तीश शुरू करती है। इस केस में पुलिस एकदम 0 लेवल पर थी, क्योंकि पुलिस को उस लड़की का ना तो नाम मालूम था और ना ही पता। पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो था एक बैग और बॉक्स, और उसमें रखे उस लड़की के 7 अलग अलग टुकड़े और कुछ सवाल कि अगर ये कत्ल है तो कातिल कौन है और उसने कत्ल कैसे और क्यों किया होगा। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो कहां से करे। तभी पुलिस की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उस लड़की की लाश मिली थी। उस कार्टून बॉक्स पर कुछ स्टिकर्स, एक कोड और एक कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था। यह सब देखकर पुलिस को एक उम्मीद मिलती है कि शायद यहाँ से हमें कुछ सबूत मिल जाए जिससे कि वह कातिल तक पहुँच सके। उस बॉक्स पर जिस भी कुरियर कंपनी का पता लिखा हुआ था, दरअसल वह कंपनी गुड़गांव में मौजूद थी। इसके बाद पुलिस तुरंत गुड़गांव में मौजूद उस कुरियर कंपनी के हेड ऑफिस पहुँचती है और उस कार्टून बॉक्स की तस्वीर वहाँ के मैनेजर को दिखाती है और पूछती है कि क्या इस तरह के बॉक्स तुम्हारे कंपनी से कोई ले गया था। कुरियर कंपनी में काम करने वाले मैनेजर उस बॉक्स को देखते ही पहचान लेते हैं और जवाब में कहते हैं कि जी हाँ, इस तरह के बॉक्स में हमारी कंपनी से जुड़े कस्टमर ने कुछ साल पहले
यूएई से कुछ सामान मंगवाए थे। अब पुलिस को उम्मीद नजर आती है और उनको लगता है कि उस कुरियर वाले कस्टमर का पता लग जाए तो शायद उसके बाद हम जरूर कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस कुरियर कंपनी के मैनेजर से उस कस्टमर का नाम और पता पूछती है। तब कुरियर कंपनी वाले उस कस्टमर का नाम जावेद अख्तर बताते हैं। जावेद अख्तर। दोस्तों, इस नाम को आखिर तक याद रखिएगा क्योंकि यही वह शख्स होता है जो पूरे केस को कहां से कहां ले जाता है। पुलिस की एक टीम फौरन जावेद अख्तर के ठिकाने अलीगढ़ पहुंचने की तैयारी करती है और साथ ही साथ पुलिस की एक और टीम उस लड़की के पहने हुए कपड़े और जिस चावल की बोरी में उसके टुकड़े को पैक किया गया था उसे लेकर आसपास के मार्केट में पूछताछ के लिए निकलती है। इस दौरान पुलिस 100 से भी ज़्यादा कपड़ों और चावल के दुकानों पर पूछताछ करती है, लेकिन वहां से तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। दूसरी ओर कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की एक टीम जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंच चुकी थी और इत्तेफाक से जावेद अख्तर भी पुलिस को अपने घर पर ही मिल जाता है। पुलिस वहां भी जावेद को बॉक्स की तस्वीर दिखाती है और जावेद बॉक्स की तस्वीर देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, ये बॉक्स आज से करीब 3 साल पहले मैंने यूएई से मंगवाए थे। यह बात सुनते ही पुलिस का पहले तो शक जावेद अख्तर पर ही जाता है कि हो सकता है जावेद ही कातिल हो, लेकिन इस बीच जावेद एक और बात कह देता है। जावेद कहता है कि जब मैं इन बॉक्स से अपनी चीज़ निकाल ली तो उसके बाद मैंने कुछ खाली बॉक्स घर में काम करने वाली नौकरानी को दे दिए थे और कुछ बचे हुए बॉक्स को शाहीन बाग में मौजूद उसी के एक एक्स्ट्रा मकान में रखवा दिए थे, जिस मकान को उसने कुछ लड़के को किराए पर दे रखा था। पुलिस की तफ्तीश की ये कड़ी अब आगे बढ़ती जा रही थी, इसलिए पुलिस जावेद को शाहीन बाग वाले उस मकान में ले जाने को कहती है जहां पर वो एक्स्ट्रा बॉक्स और किराएदार लड़के रहते थे। इसके बाद पुलिस जावेद समेत शाहीन बाग उसी पते पर पहुंची जहां पर जावेद का एक और मकान था और जिसे जावेद ने इंजीनियर लड़के साजिद अंसारी और उसके परिवार को किराए पर दे रखा था। लेकिन जैसे ही पुलिस मकान के सामने दरवाजे पर पहुंचती है तो पुलिस को नजर आती है दरवाजे पर ताला लटक रहा है और अंदर से भी आवाज़ देने पर कोई नहीं बोल रहा है और यहीं से पुलिस के शक की सुई साजिद अंसारी पर बहुत तेज़ी से जाने लगती है, क्योंकि साजिद अंसारी अपने पति, अपने 2 बच्चे और भाई सहित उस घर से गायब था। और अब इस बारे में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि साजिद ने तो यह घर छोड़ दिया है और अब वह शायद कहीं और जाकर रहेगा, क्योंकि वो 2-3 दिनों से इस घर को छोड़ देने का बात कह रहा था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि साजिद ने जाते वक्त किसी को यह नहीं बताया था कि अब वह कहाँ जाकर रहेगा। यहाँ तक कि जाते जाते वह धोबी और किराना सहित तमाम लोगों को पैसे भी चुका कर चला गया था। इसके बाद तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि हो सकता है साजिद अंसारी ही कातिल हो और 7 कत्ल करने के बाद वह अपने पूरे परिवार सहित घर से भाग गया हो। 1 घंटे तक पुलिस शाहीन बाग के लोगों से पूछताछ करती है और इसी बीच में एक जानकारी हाथ लगती है और वह जानकारी यह होती है कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही रहता है और उसका घर साजिद के घर से थोड़ी ही दूर पर बगल वाली गली में मौजूद है और पुलिस को किसी भी हालत में कातिल का पता लगाना था, इसलिए वह बिना देर किए साजिद के भाई हसमत अली अंसारी के घर पहुंचती है और इत्तेफाक से हसमत के घर पहुंचते ही पुलिस को हसमत और उसका छोटा भाई साजिद अली अंसारी दोनों उसी घर में एक ही साथ मिल जाते हैं, जो कि पुलिस के लिए और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। अब दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन की एक कड़ी बॉक्स से जुड़ते जुड़ते साजिद तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या साजिद ही कातिल है? अगर नहीं तो फिर वो जावेद अख्तर के किराए के मकान से अचानक परिवार सहित गायब क्यों हो गया, वो भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को बिना अपना अगला ठिकाना बताए? और अगर साजिद ही कातिल है तो फिर उस लड़की से उसका क्या रिश्ता था और उसने उसे क्यों मारा होगा? अब सवाल तो काफ़ी थे, लेकिन कैसे? सब कुछ इस कहानी में धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और लास्ट में कौन कातिल निकलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी देर और अपना सब्र को बनाए रखना होगा। दोस्तों, पुलिस साजिद से सवाल जवाब करती है, लेकिन साजिद और उसका भाई उस लड़की और उसके 7 टुकड़ों वाली बात से साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस को अपनी झूठी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि किराए के मकान को अचानक छोड़ देने की बात को भी वह महज इत्तेफाक बताते हैं। लेकिन अब तो उनके चेहरे और हाव भाव को देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं
और इसके बाद पुलिस कार्टून बॉक्स की तस्वीर साजिद और उसके दोनों भाइयों को दिखाती है और वह देखते ही साजिद के पसीने छूटने लगते हैं और उसकी जुबान भी अब लड़खड़ाने लगती है और थोड़ी सी शक्ति दिखाते ही साजिद सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, वो बॉक्स मैंने ही ले जाकर फेंका था और वो कत्ल भी मैंने ही किया था और जिसका कत्ल मैंने किया था वो और कोई नहीं बल्कि मेरी 27 साल की बीवी जूही थी, जिसे कि मैंने पहले तो मारा, उसके बाद मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर उसके टुकड़े किए और फिर उसे बॉक्स में पैक करके 20 जून की रात को कूड़े के ढेर पर ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, पुलिस को जूही का कातिल मिल चुका था जो कि खुद उसका शौहर साजिद अली अंसारी था। लेकिन इसके बाद हर एक के जहन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या वजह हो सकती है कि साजिद ने अपने ही बीवी को इतनी दर्दनाक मौत दी। 22 जून मंगलवार को लाश मिलने के एक दिन बाद साजिद और उसके दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद साजिद अपने बयान में पूरी वारदात के बारे में पुलिस को साफ साफ बताता है और पूरी कहानी शुरू से बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जहाँ से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। वो साल था 2014, जब बिहार के चंपारण में रहने वाली 20 साल की जूही के पास एक अननोन नंबर से किसी लड़के का कॉल आता है और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी होता है। और अब जूही उस वक्त न तो साजिद को जानती थी और ना ही उसे देखा था। अब इसे महज इत्तेफाक कहे या फिर जूही की किस्मत, पहली बार में ही साजिद की बातों का जादू जूही पर इस कदर चलता है कि कुछ ही दिनों में जूही साजिद की दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते साजिद और जूही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्यार का रंग दोनों के घर वालों को दिखने लगता है तो उन दोनों के बीच दोनों का धर्म आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, वही हिंदू और मुस्लिम वाला धर्म, क्योंकि जूही हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी तो वहीं साजिद एक मुस्लिम लड़का था। तो जाहिर सी बात है, जूही का परिवार दोनों की शादी को लेकर साफ इनकार कर देता है। लेकिन जूही को तो पूरी दुनिया साजिद में ही नज़र आ रही थी, इसलिए वो दोनों अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं और अपने अलग ठिकाने पर रहने लगते हैं। दोस्तों, जो साजिद था वो मिडिल क्लास फैमिली से था और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अब तक भी बेरोजगार था। लेकिन जूही एक अच्छे खासे परिवार से थी। शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से इन दोनों के खाने पीने तक के लाले पड़ रहे थे, इसलिए ये दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं और शादी के 1 साल बाद 2015 में दिल्ली के किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब भी साजिद को कोई ऑफिशियल वर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए दोनों कुछ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लग गए थे। अब यह सिलसिला चलता रहता है और कुछ सालों में उनके 2 बेटे होते हैं। साजिद के लिए परिवार, टेंशन और खर्च तीनों बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से साजिद और उसका पूरा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब दोनों मियाँ बीवी के बीच रोज़ पैसे को लेकर झगड़ा हुआ करते थे और इस बीच साजिद किसी और लड़की के प्यार में भी पड़ जाता है और यह बात कुछ ही दिनों के बाद साजिद की बीवी जूही को भी मालूम पड़ जाता है और उसके बाद घर में पैसे और साजिद की मैरिटल अफेयर को लेकर रोज़ कहासुनी हुआ ही करती थी, जिससे कि साजिद जूही से तंग आ चुका था और अब वह जूही को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके बच्चे, बीवी और परिवार था तो एक तरफ पैसे की तंगी और उसका एक और गैर औरत के साथ अफेयर था। फिर साजिद और उसके साथ रह रहा एक और भाई मोहम्मद इश्तियाक एक दिन अचानक शाहीन बाग में ही रह रहे अपने एक भाई हसमत अली अंसारी के घर जाते हैं और फिर यह तीनों मिलकर जूही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले तो 20 जून से कुछ दिन पहले ही साजिद आसपास के लोगों का सारा पैसा चुका देता है और कहता है कि अब वो 1-2 दिनों में मैं और मेरा परिवार किराए के मकान छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो किसी को भी ये नहीं बताता है कि वह कहाँ जाकर रहेगा। दोस्तों, उस वक्त साजिद और उसका परिवार जावेद अख्तर के किराए के मकान में रह रहे थे, जिसने यूएई से उस कार्टून बॉक्स को मंगाने के बाद कुछ खाली बॉक्स अपने शाहीन बाग वाले मकान में रखवा दिए थे और उसी मकान में जूही का कत्ल भी हुआ था। अब आता है रविवार का दिन और तारीख था 20 जून, वह दिन जिसके बारे में जूही को जरा भी खबर नहीं होती है उसके साथ आज क्या होने वाला है। रविवार के दिन में ही साजिद मार्केट से एक मीट क्लीवर यानी कि मांस को काटने वाला
बड़ा सा छुरा खरीद के लाता है और घर में लाकर रख देता है। इसके बाद ही साजिद अपने दोनों बच्चों को भी दिन में ही अपने भाई हसमत के घर छोड़ देता है और जूही के कत्ल की पूरी फाइनल तैयारी हो चुकी थी और अब साजिद को इंतज़ार था तो सिर्फ रात होने का। जैसे ही रात होती है साजिद घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी बीवी एकदम शांत बैठी हुई है। इसलिए आगे आकर अचानक अपनी बीवी जूही से अनाप शनाप बोलने लगता है और इस बात पर जूही भी अपनी मौत को बुलावा देने के लिए खड़ी हो जाती है और जमकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। जूही इस बात से बिल्कुल भी बेखबर थी कि साजिद का अचानक से आकर झगड़ा करना उसकी एक चाल है। वही साजिद तो इस बात का इंतजार ही कर रहा था कि कब जूही आगोश में आए और कब मैं इस पर हमला करूं। इतने में साजिद जूही के पास जाकर दोनों हाथों से पूरी जोर लगाकर जूही का गला दबाने लगता है और फर्श पर पटककर तब तक गला दबाते जाता है जब तक कि उसकी जान न निकल जाती। और बस फिर क्या था, चंद मिनटों में ही जूही की सांसें बंद हो जाती है और अब एकदम खामोश हो जाती हैं। इसके बाद साजिद चेक करता है कि जूही अब भी पूरी तरह से मरी है या नहीं और कुछ ही सेकंड बाद साजिद को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बीवी अब कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। फिर इसके बाद रात में ही साजिद अपने दोनों भाइयों को कॉल करता है और अपने मकान पर बुला लेता है। कुछ ही देर बाद दोनों भाई साजिद के पास पहुंचते हैं और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। साजिद और उसके दोनों भाइयों ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा कि जूही को कैसे मारना है और उसके बाद उसके लाश को कैसे ठिकाने लगाना है और वह तीनों ठीक वैसा ही करते हैं। पहले तो तीनों जूही की लाश को उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं और फिर साजिद अपने भाई इश्तियाक को वो चाकू लाकर देता है जो उसने पहले ही लाकर रख लिया था और कहता है कि इस लाश के टुकड़े कर दो। फिर इश्तियाक साजिद से वो चाकू लेता है और जूही के सर, धड़ और हाथ पैर को 7 अलग अलग टुकड़ों में काट देता है और जूही के चेहरे को छुरी से बुरी तरह से डैमेज कर देता है ताकि उसकी लाश को कोई पहचान न सके। उसके बाद साजिद उसी किराए के मकान में पड़े कार्टून बॉक्स में से एक बॉक्स और अपने पास से एक बैग लाता है और पहले तो चावल की बोरी में लाश के टुकड़ों को अच्छे से भर लेता है और उसके बाद ऊपर प्लास्टिक के को अच्छे से लपेटकर फिर कार्टून बॉक्स में बंद कर देता है। उन्होंने कुछ इस तरह से उस लाश को पैकिंग की थी कि खून का एक कतरा भी बॉक्स से बाहर नहीं आ रहा था। सारी तैयारी के बाद साजिद अपने भाई हसमत को गाड़ी लाने को कहता है और कुछ ही देर में हसमत अपने दोस्त के पास से ज़रूरी काम बताकर उसकी कार ले आता है और फिर रात में ही तीनों मिलकर बॉक्स में बंद लाश को कार में रखते हैं और साजिद फिर उस लाश को लेकर काफ़ी टाइम तक सरिता विहार और उसके आसपास घूमता रहता है। लेकिन रात में ही कुछ लोगों की हलचल की वजह से वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता। इसलिए कुछ देर के लिए इंतजार करने के बाद साजिद दिल्ली के सरिता विहार के पास में ही ओखला नाम के एरिया में पड़े खाली प्लॉट के कचरे के ढेर पर अपनी बीवी की लाश को फेंक देता है और वहां से वापस रवाना हो जाता है। साजिद जब तक घर पहुंचता है तब तक साजिद के दोनों भाई वॉशरूम के अंदर का पूरा खून और बाकी सबूत मिटा चुके थे और इस तरह से साजिद अपनी बीवी जिसने उससे कभी प्यार और शादी की थी उसका एक ही रात के अंदर नामो निशान मिटा देता है। लेकिन साजिद की इतनी कोशिश के बाद भी वो पुलिस के शातिर दिमाग और इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच पाता है। दोस्तों, साजिद पूछताछ के दौरान बताता है कि जब उसका भाई इश्तियाक जूही की लाश के टुकड़े कर रहा था तो वह वहीं उसके पास बैठकर उसे टुकड़ों में कटते हुए देख रहा था, लेकिन उसे उस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में 22 जून 2021 को पुलिस तमाम सबूतों के साथ साजिद सहित उसके दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लेती है और उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में लग जाती है। दोस्तों, पुलिस उसके खिलाफ एविडेंस भी काफ़ी सारे कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि जिस छुरी से जूही का मर्डर किया गया था वो छुरी, फिर जिस फ्रेंड से हसमत कार मांग कर लाया था वो कार और उसका मालिक, उसके बाद वो कार्टून बॉक्स, वॉशरूम में बचे हुए खून के निशान। ऐसे बहुत से सबूत होते हैं जो कि अदालत में साजिद के खिलाफ पेश करने और उसे सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी थे। इस केस में साजिद के खिलाफ अपनी पत्नी के मर्डर और उसके दोनों भाइयों हसमत और इश्तियाक के खिलाफ लाश को निपटाने और सबूत को मिटाने के जुर्म में भी अभी भी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है और साजिद के जो दोनों 1 और 2 साल के बेटे थे उन्हें अपने नाना और नानी के पास चंपारण बिहार पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस केस में पुलिस बेहद शातिर तरीके से सिर्फ 2 ही दिन में
कातिल तक पहुंच जाती है और मात्र एक बॉक्स की मदद से पूरे केस को सुलझा देती है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जूही अंसारी की, जिसका शायद से कोई भी कसूर तो नहीं था, फिर भी उसके अपने ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं और मरने के बाद भी उसका इतना बुरा हाल करते हैं कि सोचकर भी किसी का भी दिल सहम जाए। आज की कहानी में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब